हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12th का पेंटिंग का 14 चैप्टर, जिसका नाम है भित्ति चित्र एवं छापा चित्र। फ्रेंड्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए हम जानते हैं कि भित्ति चित्र और छापा चित्र क्या होते हैं। भित्ति चित्र एक प्राचीन कला है जिसमें दीवारों, भवनों, गुफाओं, मंदिरों आदि की सतह पर चित्र बनाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों और माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे इस डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि आखिर भित्ति चित्र किसे कहा जाता है। आइए जानते हैं हम छापा चित्र के बारे में। छापा चित्र यह एक कला तकनीक है जो एक ही डिज़ाइन को विभिन्न सतहों पर बार बार प्रिंट करके उसकी पुनरावृत्ति करती है। छापा चित्र शब्द से आप जानते होंगे कि प्रिंटिंग मशीन की तरह ये कार्य करता है। यह कला पोस्टर, कैलेंडर, अन्य उत्पादन में विशेष रूप से उपयोगी होता है। यहाँ पर हमने भित्ति चित्र और छापा चित्र के बारे में जाना है। आइए हम चलते हैं अपनी चैप्टर की तरफ। प्रस्तुत पाठ में हम भित्ति चित्र एवं छापा चित्र के बारे में जानेंगे। प्रकृति की सभी कृतियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी कि जो मनुष्य है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ उसे माना गया है। उसमें सोचने, समझने और सृजन करने की शक्ति संसार के अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक है। यानी कि जो संसार में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जिसमें से जो मानव है, जो मनुष्य है, उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति है, पावर है, सोचने समझने की शक्ति है। मनुष्य के इस स्वभाव ने ही संसार में कला को जन्म दिया है। यानी कि मनुष्य कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है कला में, और भी जो अलग अलग तकनीकें हैं उसमें भी। मानव की सहज अभिव्यक्ति है। कला के इतिहास और उसके विकास की प्रक्रिया को जानना हो तो गुफाओं जैसे मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पत्थरों पर बने कलाचित्र, या फिर दक्षिण फ्रांस में सुआवे गुफाओं में, यानी कि जो दक्षिण फ्रांस है उसमें एक सुआवे नाम का एक गुफा है, चित्रकला से लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम चित्रकला के बारे में, कला चित्रों के बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें भीमबेटका, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा है, वहाँ पे विज़िट करना चाहिए। दक्षिण फ्रांस में सुआवे गुफाओं में भी हम चित्रकलाओं के बारे में जान सकते हैं। भित्ति चित्र का सृजन कला के आरंभ से ही होता रहा है, पर आधुनिक कलाओं ने इसमें नए आयाम जोड़ दिए हैं। जैसे दीवार पर बनाया गया चित्र अथवा पट या फलक पर बनाकर दीवार पर स्थायी रूप से जोड़ा गया चित्र भित्ति चित्र की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो भित्ति चित्र होते हैं वो दीवारों पर बनाए जाते हैं, तो सेम यहाँ पर भी बताया गया है कि दीवार पर बनाया गया चित्र ही भित्ति चित्र कहलाता है। इसके प्रमुख माध्यम है फ्रेस्को, यानी कि जो भित्ति चित्र है उसके क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, ये आपके पाठांत प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इसका माध्यम है फ्रेस्को, टेम्परा, तेल चित्र, पच्चीकारी व रंगीन कांच से बने चित्र। भित्ति चित्र के क्या हैं, ये माध्यम है। इन माध्यमों के द्वारा चित्र को स्थायी रूप से भित्ति चित्र पर बनाया अथवा स्थापित कर दिया जाता है। भित्ति तकनीक का उद्भव एवं विकास मुख्यतः गुफाओं में की गई चित्रकला में ही हुआ है। यानी कि जो भित्ति तकनीक है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, गुफाओं में ही हुआ था, बहुत टाइम पहले। हम इस बात का अनुमान मध्य प्रदेश में भीमबेटका और शोवे दक्षिण फ्रांस की गुफा चित्रों से लगा सकते हैं। यानी कि जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है और दक्षिण फ्रांस में शुआवे, ये याद रखना आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन गुफाओं से हमें चित्रकलाओं के बारे में पता चलता है। छापा चित्रण सदियों पुरानी तकनीक है जिसकी जड़ें लोक कला में भी पाई जाती हैं। इसका प्रयोग आमजन विभिन्न पारंपरिक उत्सवों और अनुष्ठानों, यानी कि पूजा पाठों में तैयारी के लिए भी किया जाता है। वे अपने घरों की दीवारों, मिट्टी के बर्तन, वस्त्रों आदि पर इस विधा का प्रयोग किया करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें छापा चित्रों के बारे में बताया गया है कि जो छापा चित्र है वो बहुत पुरानी तकनीक है जिसकी जड़ें लोक कला में भी पाई जाती हैं। इसका प्रयोग आम जन के लोग अपने उत्सवों में, अनुष्ठानों में भी किया करते थे। वे अपने घरों और दीवारों में मिट्टी के बर्तन, वस्त्रों पर भी छापा चित्रण किया करते थे। इस कलाकृति में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। अब जो छापा चित्रण था उसमें किन रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो प्राकृतिक रंग होते थे उनका प्रयोग अक्सर किया जाता था। इन्हें हथेली अथवा उंगलियों की मदद से दीवारों और ज़मीन पर छाप लिया जाता था। फ्रेंड्स, बचपन में आपने भी अपने फिंगरप्रिंट से बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई होगी, तो वो भी एक छापा चित्रण का ही हिस्सा है। धीरे धीरे लोग विभिन्न सब्जियों, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी के ठप्पे यानी ब्लॉक बनाने लगे। फिर ब्लॉक पर उपलब्ध रंग लगाकर छापने लगे। इस विधि द्वारा कम समय में समान आकृतियों के आलेख से युक्त विभिन्न वस्तुएं तैयार हो जाती थी। हाथ एवं
पैर के अंगूठे अथवा पंजे के द्वारा छाप लगाकर घरों की दीवारों एवं वस्त्रों को सजाया जाता था। फ्रेंड्स, जिस तरह से दुनिया में हर एक चीज़ों का विकास हुआ था, उसी तरह से जो छापा चित्र था उनमें भी धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टाइम जैसे जैसे गुजरता गया, उसके बाद छापा चित्र वस्त्र छापा चित्रण तकनीक के रूप में विकसित होने लगा था। इसका विकास किताबों में आप देखते हैं ना, प्रिंट हुआ होता है, किताबों में डॉक्यूमेंट को छापने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भित्ति चित्र और छापा चित्रों के बारे में जाना है। आइए हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं, भित्ति चित्र दीवार पर बनाई गई चित्र या दीवार पर जोड़ी गई चित्र भित्ति चित्र कहलाती है। माध्यम इसका क्या था? फ्रेस्को, टेम्परा तकनीक, पच्चीकारी एवं रंगीन कांच से बने हुए होते थे। भित्ति चित्र का विकास गुफाओं में हुआ था, ये भी हमने जाना था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से तथा शोवे यानी कि दक्षिण फ्रांस की गुफा से हमें इनके बारे में पता चलता है। छापा चित्रण सदियों पुरानी तकनीक है जो लोक कला में पाई जाती है। इसका प्रयोग आम जन के लोग क्या करते थे? उत्सवों में, अनुष्ठानों में यानी कि पूजा पाठ की तैयारी में भी इसका प्रयोग किया जाता था। वे अपने घरों की दीवार, मिट्टी के बर्तन, वस्त्रों से इस विधा का भी प्रयोग किया करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भित्ति चित्र और छापा चित्रों के बारे में जाना है। आइए हम अपने इस पेंटिंग चैप्टर में इनके बारे में पढ़ते हैं। भित्ति चित्र अजंता की पेंटिंग है। सबसे पहले भित्ति चित्र के बारे में जानेंगे। इसकी बुनियादी सूचना देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं पहली बार 1819 में दुनिया की नज़र में आई थी, जब एक अंग्रेज फौजी जॉन स्मिथ अचानक ही गुफा नंबर 10 के सामने जा पहुंचा। उस समय वह बाघ का शिकार कर रहा था। कुछ ही दशकों में गुफाएं अपनी अनूठी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो 1819 में लोगों के सामने आई थी। एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम था फौजी जॉन स्मिथ। वह गुफा नंबर 10 के सामने गए थे, वहाँ बाघ का शिकार कर रहे थे और कुछ ही दशकों में यह गुफाएं बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। इन गुफाओं की खुदाई अलग अलग कालों में भी की गई थी, जैसे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। चट्टान की सतह की घोड़े की नाल के आकार के मोड़ में अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, परंतु 30वीं गुफा अपूर्ण एवं सबसे छोटी है, यानी कि 29 गुफाएं हैं, 30वीं जो गुफा है वो है सबसे छोटी है, जिसमें कोई चित्र नहीं बनाया गया। ये गुफाएं 2 प्रकार की हैं, जैसे गुफा 2 प्रकार की हैं। पहली चैत्य गुफाएं हैं, जहाँ धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे पूजा, धर्मोपदेश। ये मुख्यतः 9, 10, 19, 26 एवं 29 गुफाओं में हैं। पहली गुफा थी हमारी चैत्य गुफा। आइए दूसरी गुफा के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है विहार गुफाएं, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। यद्यपि यहाँ सभी गुफाएं चित्रित थी, परंतु लंबे समय तक संरक्षण के अभाव में ये चित्र नष्ट हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ही चित्र पाए गए हैं, बाकी नष्ट हो गए हैं। केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 11, 16 तथा 17 में ही भित्ति चित्र बचे हैं। गुफाओं की छतों, दीवारों और स्तंभों पर चित्रों के सामान्य विषय मिले हैं, जैसे जातक कहानियों, बोधिसत्व जो निर्वाण तक पहुंचने में देरी करता है उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है, और बुद्ध की जीवन से जुड़ी घटनाओं आदि का चित्रण है। छत की सजावट में हमेशा सजावटी पैटर्न यानी कि ज्यामिति और पुष्प शामिल होते हैं। विषयों की विविधता, चित्रों में विवरण, रॉक कटिंग में निपुणता आदि वास्तुकला की कुशलता से पता चलता है। इसे त्यागने से पहले भिक्षु दुनिया और जीवन की धारा को जानते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भित्ति चित्र की एक पेंटिंग है अजंता, जिसके बारे में जाना है। आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हमें अच्छे से ये लर्न हो जाए। यहाँ पर हमने पढ़ा अजंता की गुफाएं 1819 में लोगों के सामने आई थी, अलग अलग कालों में खुदाई की गई थी, धीरे धीरे यह प्रसिद्ध होने लगी थी। इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं और 30वीं गुफा जो थी वो सबसे छोटी थी। गुफाओं को 2 प्रकार में बांटा गया है, जैसे चैत्य गुफाएं और विहार गुफाएं। चैत्य गुफाएं किस लिए प्रयोग किया जाता था? धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा और धर्म उपदेशों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और जो चैत्य गुफाएं थी उनमें कौन कौन से नंबर की गुफा आती थी? जैसे 9, 10, 19, 26 और 29। और आइए देखते हैं विहार गुफाओं के बारे में। विहार गुफाएं जहां बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। केवल गुफा संख्या है 1, 2, 9, 11, 16 और 17 से भित्ति चित्र बचे हैं इनमें।
बाकी सब नष्ट हो गए थे। ये था भित्ति चित्र और ये है हमारी पेंटिंग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, जिसका नाम है पद्मपाणि बोधिसत्व। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शीर्षक है इसका पद्मपाणि बोधिसत्व। माध्यम है दीवार पर चित्र, मिट्टी का प्लास्टर और प्राकृतिक रंग इसका माध्यम है। आकार है 174 सेंटीमीटर। समय लगभग दूसरी से छठी सदी। संग्रह है गुफा संख्या 1, अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका संग्रह है। भित्ति चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व। भित्ति चित्र के द्वारा इसे बनाया गया है। एक बार अच्छे से देख लें, फिर आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका सामान्य विवरण देख लेते हैं। मानव आकार के बराबर गुफा नंबर 1, यानी कि ये किस में है? गुफा नंबर 1 में। पद्मपाणि बोधिसत्व कौन से गुफा में है? गुफा नंबर 1 में है। ये उत्कृष्ट एवं विशाल भित्ति चित्र भारतीय चित्रकला का एक महान उदाहरण है। मोती, नीलम, लापीस, लाजुली और अन्य रत्नों से इसे सजाया गया है। यानी कि पद्मपाणि बोधिसत्व जो पिक्चर है उसको मोती, नीलम, लापीस, लाजुली, अन्य रत्नों से सजाया गया है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है ये पेंटिंग, है ना। हमें इसी के बारे में बताना है। हाथ में नील कलम लिए विश्व चिंतन, त्याग, वैराग्य, शांति का भाव तथागत भगवान बुद्ध के मुखमंडल पर स्पष्टता परिलक्षित हो रहा है। उनका नाम पद्मा पानी है। संस्कृत में पद्मा का मतलब होता है कमल का फूल और पानी हाथ है। पानी का मतलब क्या है? हाथ। शांत चित एवं नीचे की ओर ध्यान मग्न नेत्र। ध्यान मग्न नेत्र मतलब ऐसा लगता हो वह किसी कार्य में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो। तथागत के मनोभावों को ऐसे प्रतिबिंबित कर रहे हैं जैसे वे सांसारिक कष्टों के प्रति चिंतित है। और इस पिक्चर्स को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे जो बौद्ध हैं वो सांसारिक कष्टों से बहुत ही ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हीरे, मोती और जवाहरात से सुसज्जित हैं, यानी कि उन्हें सजाया गया है। बोधिसत्व की यह तस्वीर वैभवपूर्ण है। मोतियों से जड़ित सुंदर मुकुट ताने हुए हैं। मुकुट उनका राजवंशी होने का प्रतीक है, यानी कि जो मुकुट को दिखाया गया है वह उनके राजवंशी होने का प्रतीक है। गले में मोतियों की माला, नीले मन के और नीला मन का चित्रकारी ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया है। लयबंद रेखाएं हैं। वैविध्यपूर्ण, वैविध्यपूर्ण मतलब होता है भिन्न भिन्न, विविधतापूर्ण से। ठीक है। एवं संयमित रंग योजना भी है। हस्त मुद्रा, भाव, प्रवीणता, अलंकरण, संयोजन आदि में चित्रकारी ने संपूर्ण कौशल का परिचय दिया है। उनकी आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। उनका शांत सुंदर चेहरा जो है, अनुपातिक शरीर और उनका रुख बोधिसत्व के आदर्शों द्वारा स्थापित मनुष्य के आदर्शों की पुष्टि करता है। सामंजस्यपूर्ण रेखाएं हैं। गहना पृथ्वी के स्तरों का संयोजन भित्ति चित्र की रचना की निपुण शैली को प्रदर्शित करता है। भित्ति चित्र सतह बनाने के लिए हथौड़ा और छेनी चट्टानी मिट्टी या रेत के साथ मिश्रित मिट्टी, वनस्पति फाइबर, धान की भूसी, घास, चूना, गोंद, खनिज राग, वनस्पति रंग की आवश्यकता होती है। यानी कि भित्ति चित्र को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है यहाँ पे हमें बताया गया है। जैसे हथौड़ा और छेनी, चट्टानी मिट्टी, रेत के साथ मिश्रित मिट्टी, इन सब का प्रयोग होता है। शिल्पियों द्वारा पत्थर की गुफाओं को छेनी हथौड़े से काटकर सपाट दीवार बनाई गई है। पत्थर का बारीक चूरा, गोबर एवं धान की भूसी आदि मिलाकर उससे दीवार पर लेप किया गया है। इसके बाद बारीकी चट्टानी पाउडर या रेत के बारीक रेशेदार वनस्पति सामग्री के साथ मिश्रित मिट्टी का दूसरा लेप लगाया गया है। लेप के ऊपर चूने का पलस्तर चढ़ाया गया है। इस प्रकार तैयार की गई गीली दीवार पर रूपरेखाएं खींची गई हैं। रिक्त स्थान को रंग द्वारा भर दिया गया है। खनिज एवं वनस्पति रंगों से चित्रकारी द्वारा कुशल चित्रण किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा है किस तरह से दीवार को बनाया जाता था। जैसे छेनी हथौड़ी से काट कर उसे सपाट किया जाता था। उसके बाद
पत्थर का बारीक चूरा, गोबर एवं धान की भूसी मिलाया जाता था। फिर दीवार पर लेप किया जाता था। फिर चट्टानी पाउडर या रेत की बारीक रेशेदार वनस्पति सामग्री का मिश्रित मिट्टी का दूसरा लेप लगाया जाता था। उसके बाद चूने का पलस्तर चढ़ाया जाता था। फिर रेखाएं खींची जाती थी, रंग भरा जाता था। उसके बाद खनिज एवं वनस्पति रंगों से चित्रकारी उस पर किया जाता था। ये थी भित्ति चित्र के लिए जो दीवार तैयार किया जाता था उसके बारे में हमें बताया गया है। अजंता के चित्रकारों के पास गिने चुने रंग उपलब्ध थे। ये रंग मिट्टी एवं पत्थर द्वारा बनाए जाते थे, जिसमें गेरू से लाल एवं गेरुआ, खड़िया अथवा चूने से सफ़ेद रंग बनाया जाता था। नीले से नीला, ट्रेवर्ट पत्थर से नींबू, काओलिन, जिप्सम तथा भिन्न भिन्न रंग होते थे। वनस्पति रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पद्मपाणी बोधिसत्व भित्ति चित्र के बारे में जाना है। जैसे मानव आकार गुफा नंबर 1 में ये भित्ति चित्र पाई गई है। इसे मोती, नीलम, लापीस लाजुली, अन्य रत्नों से सजाया गया था। हाथ में नील कलम, विश्व चिंतन, व्याम, वैराग्य, शांति भगवान बुद्ध के मुख पर साफ दिखाई दे रहा था। उनका नाम पद्म पानी है। जैसे पद्ममयी कमल होता है, पानी मतलब हाथ होता है। इस पिक्चर में संसारिक कष्टों के प्रति चिंतित दिखाया गया है। बुद्ध को मुकुट राजवंशी होने का प्रतीक था। आइए हम इसके पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं थी। सेकंड है इसका, भित्ति चित्र का माध्यम क्या है? तो भित्ति चित्र का माध्यम था टेम्परा। आइए हम छापा चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे छापा चित्र। हमने भित्ति चित्र के बारे में जान लिया है। अब हम ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं। सामान्य परिचय है इसका। छपाई के छापे विभिन्न सामग्री जैसे लकड़ी, रबड़, मोम, साबुन आदि से बनाए जाते थे। छपाई की जो विभिन्न सामग्री थी वे किससे बनाए जाते थे? लकड़ी, रबड़, मोम, साबुन आदि से बनाए जाते थे। उनकी सपाट सतह पर आवश्यकता अनुसार आकृति बनाकर उन्हें छपाई के लिए तैयार किया जाता था। छपाई के लिए सामान्यतः काली अथवा रंगीन स्याही का प्रयोग किया जाता था, यानी कि आवश्यकता अनुसार उन्हें आकृति उनकी बनाई जाती थी और रंगों में काली अथवा रंगीन स्याही का भी प्रयोग किया जाता था। छापों का प्रयोग उन्हें बनाई गई सामग्री के अनुसार दीर्घ काल तक किया जा सकता था। दीर्घ काल यानी कि लंबे समय तक किया जा सकता था। इनके द्वारा बहुत कम समय में हजारों की संख्या में चित्र छापे जा सकते हैं। इस विधि की विशेषता यह है कि सभी चित्रों में एक रूपता यानी कि समानता रहती है। बधाई संदेश, गिफ्ट बॉक्स, पेपर बैग, लैंप शेड, कॉपियों की जिल्द एवं अन्य क्राफ्ट की वस्तुएं छापा द्वारा तैयार कर सकते हैं। छपाई की इस प्रक्रिया में चित्रों को अलग से बार बार अंतिम रूप देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इनका प्रयोग किस किस में करते हैं? गिफ्ट में, बॉक्स में, पेपर बैग में, लैंप शेड, कॉपियों की जिल्द एवं अन्य क्राफ्ट की वस्तुओं में भी इनका प्रयोग किया जाता था। इसका शीर्षक क्या है? लिनोकट। लिनोकट एक पेंटिंग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। माध्यम क्या है? लिनोकट द्वारा छापा चित्र। समय क्या है इसका? समकालीन है। चित्रकार कौन है? अज्ञात है। संग्रह व्यक्तिगत है। ठीक है, ये है हमारा पिक्चर शीर्षक रहित लिनोकट। इसका नाम है लिनोकट। ये हमारी पेंटिंग है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य विवरण देख लेते हैं इसका। इस छापा चित्र में फूल, पत्तियों, कलियों एवं बेल बूटों आदि को लयबद्ध कर आलेखन के सुंदरतम रूप में चित्रित किया गया है। रेखाएं, वृत्त, ज्यामितीय आकृतियां यानी कि जो 3D शेप्स होती हैं उनको बोला जाता है। ज्यामितीय आकृतियों को संयोजित कर इस प्रकार संतुलित है कि छपाई के उपरांत त्रिआयामी दृश्य का बोध कराता है, यानी कि जो 3D शेप होते हैं वैसे ही ये कुछ दिखाई देता है। एक से अधिक रंगों का प्रयोग से जीवंतता है, यानी कि एक से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है जिससे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मुद्रण के लिए डिज़ाइन को लिनोलियम ब्लॉक पर उकेरा गया है। किस पे उकेरा गया है? लिनोलियम ब्लॉक पर उकेरा गया है। एक बार नक्काशीदार सतह को रंग के संपर्क में लाया जाता है, फिर छाप बनाने के लिए ब्लॉक को ड्राइंग शीट पर धीरे से दबाया जाता है और फिर उठा लिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जाना कि जो फूल, पत्तियाँ, कलियाँ और जो बेल बूटे होते हैं वे सुंदर रूप से चित्रित किए जाते हैं। रेखाएं, वृत्त, ज्यामितीय आकृतियों को संयोजित कर इस प्रकार संतुलन किया जाता है कि वह 3D शेप में दिखाई देते हैं। एक से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और डिज़ाइन को लिनोलियम ब्लॉक पर उकेरा जाता है। ये थे हमारे
पेंटिंग के बारे में जिसका नाम था लिनो कट। आइए इसके पाठगत प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, छपाई की तकनीक में छापे किस सामग्री के बने होते थे? तो रबड़, लकड़ी, मोम, साबुन, अभी मैंने बताया था आपको ऊपर। तो इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, छपाई की तकनीक में छापे किस सामग्री के बने होते हैं? रबड़, लकड़ी, मोम, साबुन। सेकंड है हमारा, छपाई के इन साँचों का प्रयोग कितने समय तक किया जा सकता है? तो सामग्री की मजबूती के अनुसार लंबे समय तक किया जा सकता है। थर्ड है इसका, छपाई की तकनीक में चित्र को कितनी बार में अंतिम रूप दे दिया जाता है? तो छपाई की तकनीक में चित्र को एक बार में अंतिम रूप दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 14.3 सब्जियों द्वारा छापा चित्र। अब हम सब्जियों द्वारा छापा चित्र के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने बचपन में सब्जियों से कुछ प्रिंट मतलब पेंटिंग्स की हुई होंगी, जैसे मैंने किया है। भिंडी को काट कर और उसकी पेंटिंग मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे हम कुछ इसी प्रकार की पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, सब्जियों के माध्यम से छपाई। सामान्य परिचय देख लेते हैं हम इसके। इस तकनीक का प्रयोग हम ऐसे चित्र बनाने में करते हैं जहाँ एक ही तरह की आकृति को बार बार दोहराना पड़ता है, परंतु दोहराई गई आकृतियों में हल्का परिवर्तन स्वीकार्य होता है। ऐसे में हम विभिन्न सब्जियों जैसे आलू, भिंडी, शिमला मिर्च, प्याज, कमल, ककड़ी, जिमीकंद, शकरकंदी आदि को बीच से काटकर छापे अथवा ठप्पा के रूप में प्रयोग करते हैं। इस तकनीक में काटी हुई सब्जियों से बनी आकृतियों का बार बार उपयोग कर समान आकृतियों द्वारा छाप सकते हैं, यानी कि जो एक आकृति होती है हम उसको बार बार रिपीट करके पेंटिंग बना सकते हैं। सेम यहाँ पर एज इट इज़ बताया गया है। ये पेंटिंग बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ही ईजिली लर्न कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आएगा ना तो फुल में से फुल ही मार्क्स आएंगे आपके। इस प्रकार छापी गई आकृतियों में एक रूपता यानी कि समानता रहती है, पर समरूपता नहीं रहती। उदाहरण के लिए भिंडी अथवा शिमला मिर्च को उचित स्थान से काटकर उनके द्वारा फूलों की सुंदर आकृतियाँ छापी जा सकती हैं। उसके बाद देखते हैं, और इनकी सहायता से सुंदर चित्र बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली किसी भी सब्जियों से हम बहुत अच्छी पेंटिंग्स को तैयार कर सकते हैं। किसी आलेखन, आकृति अथवा भाषा लिपि की छपाई के लिए एक बड़ा आलू बीच से काटकर उसकी समतल सतह पर चाकू द्वारा वांछित आकृति उकेर कर उसका ठप्पे के रूप में बार बार प्रयोग कर सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पिक्चर्स की बात नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू में लिपि की बात की गई है कि यानी कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें आलू को उकेरना पड़ेगा। उसके बाद हम समतल सतह पर चाकू द्वारा आकृति उकेर कर उसका ठप्पे के रूप में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। भाषा लिपि की छपाई के संदर्भ में उल्टी लिपि उकेरनी पड़ती है, यानी कि हम उल्टा उकेरेंगे तभी वो सीधा लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने शीशे में देखा होगा, आप कोई भी चीज़ सीधा देखते हैं, लेकिन जब वो शीशे में देखते हैं उसको तो वो उल्टी दिखाई देती है। सेम यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि हमें पहले उसे उल्टा उकेरना होता है ताकि जब वो पिक्चर्स को बनाया जाए तो वो सीधा दिखे। ये हमारी पिक्चर्स जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सब्जियों के माध्यम से छपाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको भिंडी दिखाई दे रही होगी, है ना। भिंडियों से किस तरह से पेंटिंग बनाया गया है। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है ना, ये पहले उल्टा लिखा गया, उसके बाद में जब पिक्चर्स बनाई गई उसके बाद ये सीधा अपने आप से हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा सब्जियों के माध्यम से छपाई, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा जानते हैं। आइए, इसका प्रयोग जैसे चित्र को बनाने में करते हैं जहाँ एक पिक्चर्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसके लिए विभिन्न सब्जियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आलू, भिंडी, शिमला मिर्च, प्याज, कमल, ककड़ी, जिमीकंदी। इसके बीच में गाजर ठप्पा रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार पिक्चर्स में एक समान आकृति मिलती है। तो हमने ये सब जाना। आइए देखते हैं इसके शीर्षक, सब्जियों द्वारा छापा चित्र। माध्यम में क्या है? सब्जियां। समय समकालीन है, चित्रकार अज्ञात है, संग्रह क्या है? व्यक्तिगत है। ठीक है, आइए इसका सामान्य विवरण देख लेते हैं। प्रस्तुत चित्र विभिन्न पुष्प, पत्ती और जानवरों की आकृतियों को मिलाकर बनाई गई है। इसके लिए भिंडी, आलू, शिमला मिर्च को दो भागों में काटकर
विभिन्न प्रकार के ठप्पे बनाए गए हैं। इन ठप्पों के द्वारा बनाई गई फूल एवं पत्तियां सुंदर एवं आकर्षक दिखाई दे रही हैं। इनकी स्वाभाविक एवं प्राकृतिक बनावट इस तकनीक की सहजता को प्रकट करती है। सर्वप्रथम भिंडी, कमल, ककड़ी, टमाटर एवं शिमला मिर्च को क्रॉस सेक्शन किया गया तथा छापे के लिए तैयार किया गया। कटी सतह पर रंग में डुबोया गया। पेपर शीट पर छापे लगाए गए। आलू को काटकर पत्ती के आकार का छापा तैयार किया गया। रंग लगाकर छापे लगाए गए। भाषा लिपि की छपाई के लिए कटे हुए आलू के समतल भाग पर चाकू से उल्टी लिपि लेने के उपरांत उसकी सतह पर रंग लगाकर छापे लगाए गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आलू के समतल भाग पर चाकू से उल्टी लिपि को उकेरा गया, उसकी सतह पर रंग लगाकर और उसे छापे गया। उसके बाद इस पे इस तरह माँ शब्द का छापा तैयार किया गया। किससे? आलू से। अब हम देखते हैं शिमला मिर्च के बारे में। शिमला मिर्च के द्वारा लगाए गए छापों को ब्रश की सहायता से सुंदर कछुओं की आकृति में परिवर्तित कर दिया गया। पौधों की छवियाँ बनाने के लिए फूलों और पत्तियों के आकार को जोड़ने के लिए पेंट और ब्रश का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, टहनियाँ, इन सब को बनाने के लिए रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्च से किस तरह से कछुओं का आकार बनाया गया है ना, भिंडी से पौधे का आकार बनाया गया और यहाँ पर आलू से किस तरह से लिपि को तैयार किया गया। तो हम इन्हीं पिक्चर्स की बात कर रहे हैं। आप इनको देख के बहुत ईजिली से लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी सब्जियों के माध्यम से छपाई। आइए इसके पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 14.3 का क्वेश्चन 1 है, इस तकनीक से चित्र बनाने में समय कम कैसे लगता है? क्योंकि इस तकनीक से बार बार ठप्पे द्वारा हज़ारों की संख्या में चित्र बनाए जा सकते हैं। आप एक ही पिक्चर्स को बार बार रिपीट करते हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग तैयार होती है। तो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी पेंटिंग को तैयार किया जा सकता है इससे। सेकेंड है, भाषा लिपि छापने के लिए किस सब्जी का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था ना, आलू का शकरकंदी की मदद से अक्षर और अंक बनाए जा सकते हैं। यानी कि आलू से तो हमने बनाया ही था, उसके बाद शकरकंदी से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सब्जियों से पेंटिंग बनाई थी। अब हम अंगूठे एवं उंगलियों द्वारा छापा चित्र तैयार करेंगे। अब हम अंगूठे एवं उंगलियों की मदद से चित्र बनाना सीखेंगे। इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। इस तकनीक में हम हाथ के अंगूठे अथवा उंगलियों की छाप द्वारा चित्र बनाए जाते हैं। इसमें सामान्यतः स्याही, जल रंग, तेल रंग, पोस्टर, एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब एक्रेलिक रंग क्या होते हैं? जो पानी में घुलनशील होते हैं, तेज़ी से सूखने वाला पेंट होता है, उसे क्या बोला जाता है? एक्रेलिक रंगों का प्रयोग। ठीक है। इसके अंतर्गत अंगूठे अथवा अंगुली पर स्याही अथवा रंग लगाकर चित्र बनाने वाले स्थान पर छाप लगा दिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार अंगूठे का प्रयोग करते हैं। एक विशेष संरचना टेक्सचर उत्पन्न हो जाती है। इसके उपरांत इस अंगूठे अथवा अंगुली की छाप को स्याही, पेन, ब्रश की सहायता से वांछित आकृति में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि स्याही की मदद से, पेन की मदद से, ब्रश की सहायता से इसे आकृति में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तकनीक से हम छापा द्वारा पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, प्राकृतिक दृश्य, घरेलू वस्तुओं आदि के चित्र सुंदरता से बना सकते हैं। ये तकनीक बहुत ही सशक्त व सुरुचिपूर्ण है, यानी कि स्ट्रॉन्ग और एलिगेंट लगती है। चित्र बनाने का यह माध्यम बहुत ही सरल यानी कि बहुत ही ईजी है और रुचिकर यानी कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पर हमने अंगूठे और उंगलियों की मदद से छापा चित्र सीखेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये अंगूठों के माध्यम से ही बनाया गया है। उसके बाद फिर ब्रश से इसको एक आकृति दी गई है। आप देख सकते हैं ये हमारे हाथों से बनाया गया है ना, हाथों से बनाया गया। ये पैर के पंजों से बनाया गया, ये भी उंगलियों का प्रयोग किया गया है इसमें। तो यही पिक्चर्स है जिसके बारे में हम सीखेंगे। इसमें भालू बनाया गया है, चीता बनाया गया है ना, चीता और भालू, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पक्षियाँ बैठी हुई हैं ना। तो आइए देखते हैं इसका शीर्षक क्या है। भालू, चीता एवं पक्षियाँ इसके शीर्षक हैं। माध्यम क्या है? अंगूठे एवं उंगलियों द्वारा छापा चित्रण, यानी कि इसमें अंगूठे और उंगलियों के द्वारा छापा चित्र किया गया है। समय क्या है? समकालीन है। संग्रह क्या है? व्यक्तिगत संग्रह है। ठीक है। आइए इस पेंटिंग के सामान्य विवरण देख लेते हैं।
प्रस्तुत चित्र में अंगूठे, हथेली और तलवों के द्वारा बनाई गई चित्र आकृतियाँ जीवंत और दिलचस्प हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और ऐसा लगता हो ये लिविंग्स हैं। ठीक है। प्रिंटिंग की बनावट आयामी जोड़ती है और छवियों को जीवंत बनाती है। आयाम मतलब चौड़ाई होती है। पेड़ की शाखा पर बसेरा करते पक्षियों को अंगूठे के निशान से बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप पेंटिंग में देख सकते हैं किस तरह से पक्षियों का एक पेड़ का बसेरा जिस पे पक्षियाँ निवास कर रही हैं। ये एक टहनी के टाइप का है ना, जिस पे पक्षियाँ बैठी हुई हैं। बस ब्रश स्ट्रोक के सम्मेलन में कुछ अंगूठे के निशानों को पक्षियों के जीवंत झुंड में बदल दिया है। भालू और बांध को क्रमशः तलवे और हथेली के निशान का उपयोग करके बनाया गया है, यानी भालू को तलवे और हथेली, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भालू है तलवे और हथेली का प्रयोग करके बनाया गया है। रूपरेखा को पूर्ण छवियों में विकसित करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया गया है। कार्य में संयोजन एवं रंग संयोजन उल्लेख है, यानी कि विदाउट रंगों का तो कोई पेंटिंग लगता ही नहीं है ना, तो इसीलिए इसमें बहुत अच्छे रंगों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले शीट पर अंगूठे और अंगुलियों के निशान लगाए गए, फिर इन्हें जीवंत पक्षियों में बदलने के लिए ब्रश स्ट्रोक का उपयोग किया गया है। एक पेड़ की शाखा और पक्षियों के नीचे चित्रित पत्तियों ने सुंदर दृश्य को जीवंत बना दिया है। इस तरह एक हथेली और एकमात्र छाप को क्रमशः एक हठखेलिया करते भालू और एक चौंका देने वाले बांध में बदल दिया गया है। फ्रेंड्स, ये चित्र आप भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। ब्रश का यूज़ करके और एक सिंपल कागज़ लेके आप बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, बिल्कुल इसी की तरह। तो ये थी हमारी पेंटिंग जिसका नाम था भालू, चीता और पक्षी। हमने इसके बारे में पढ़ा है। आइए हम इसके पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है इसका, अंगूठे छापा चित्रण तकनीक में छापा हेतु शरीर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो अंगूठे एवं अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है इसकी छपाई के लिए। सेकंड है, अंगूठे छापा चित्रण तकनीक में रंग कैसे लगाया जाता है? इस तकनीक द्वारा चित्र बनाने के लिए अंगुली की नोक पर रंग लगाकर सतह पर छापा जाता है। अंगुली की नोक पर रंग लगाकर, यानी कि आपने देखा होगा कभी भी हमारे उंगलियों का फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, तो फिंगरप्रिंट करके हम पहले ब्लू उसमें डिप करते हैं और उसके बाद में अपने प्रिंट लेते हैं। सेम उसी तरह से इसमें भी पिक्चर्स को बनाया गया है। थर्ड है, अंगूठे छापा चित्रण तकनीक में पेन अथवा ब्रश का प्रयोग क्यों करते हैं? चित्र को पूरा करने के लिए ब्रश का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 4 पेंटिंग्स थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं हम कि आपने क्या सीखा। छापा चित्र, हमने छापा चित्रों के छापा तकनीकों के बारे में सीखा है, जिसमें से हमने भित्ति चित्र, छाप, सब्जियों द्वारा छपाई, अंगुलियों एवं अंगूठे से छपाई को सीखा है। भित्ति चित्र में हमने देखा था पद्ममाणी बोधिसत्व की जो चित्र थी, जो पेंटिंग थी, वो कैसे बनाई गई थी, किन रंगों का प्रयोग किया गया था, हमने उन चीज़ों के बारे में जाना। और छाप में एक था लिनोकट, है ना, लिनोकट, हमने उसके बारे में पढ़ा। सब्जी द्वारा छपाई कैसे की जाती है, हमने उसके बारे में देखा था। अंगुलियों एवं अंगूठे से छपाई किस प्रकार किया गया है, हमने उसके बारे में जाना था। उसमें हमने चिड़िया देखी थी, भालू, चीता, इन सबको देखा गया था, है ना। तो हमने इसके बारे में सीखा है। छापा चित्र, भित्ति चित्र और छाप, सब्जियों द्वारा छपाई, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।